नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस सिलसिले में पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीजेपी के बड़े नेताओं और आरएसएस के पदाधिकारियों के बीच भी रणनीति पर विचार विमर्श हुआ है। खबरों की माने तो आरएसएस ने बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने की सलाह दी है। कई जानकार मानते हैं कि बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में एकजुट करने की है और ऐसे में बीजेपी को भी ध्रुवीकरण की रणनीति अपनानी चाहिए। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है कि पार्टी गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बहिष्कार करेगी। सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर मंथन शिविर में आतंकवादी घटनाओं को लेकर हिंदूवादी संगठनों पर उंगली उठाई थी। तो क्या बीजेपी 2014 लोकसभा चुनाव हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ेगी? क्या अयोध्या में राम मंदिर उसके एजेंडे पर फिर मुख्यतः होगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये रणनीति पार्टी को जीत दिला सकती है? चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। श्रीकांत शर्मा प्रवक्ता है बीजेपी के, शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार हैं हिंदुस्तान टाइम्स के, और राकेश सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी, आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोर कमेटी की बैठक कुछ देर पहले ही खत्म हुई है और पार्टी ने यह फैसला किया है कि सुशील कुमार शिंदे का बहिष्कार किया जाएगा। पार्टी के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे, संसद में कई मामलों पर संसद नहीं चल पाई, लोकपाल का मसला हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, गुड गवर्नेंस का इशू हो, लेकिन सुशील कुमार शिंदे का एक बयान, वो भी पार्टी की एक अपने मंथन शिविर में, इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया बीजेपी के लिए? सुशील कुमार शिंदे हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, कोई मामूली कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बयान क्यों दिया, उसके पीछे आपको जाना होगा। पूरे देश भर में आप रूलिंग पार्टी हैं, 9 साल 10 साल के बाद आपका चिंतन हो रहा है। उस चिंतन में महंगाई कोई विषय नहीं है आपके लिए, आपके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया वो कोई मुद्दा नहीं है। आम आदमी के साथ 2009 में जो आपने कमिटमेंट किए थे, वो आश्वासन दिए थे, वो कोई आपके लिए मुद्दा नहीं है। आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जो देश के सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करेगा, यानी कि आप एक बड़े समाज का अपमान कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं। कहाँ है ये सैफरन आतंकवाद, कहाँ है? किस आधार पर आपने ये बयान दिया? ये व्यक्ति की बात नहीं है, ये देश का गृह मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है। लेकिन श्रीकांत जी, माफ कीजिए, आपको टोकना छोटा सा मेरा सवाल है कि आपने कहा कि कहाँ है और किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया। कांग्रेस की तरफ से भी इस बात पर सफाई दी गई है कि किस आधार पर उन्होंने बयान दिया। कुछ ऐसे लोग जेल में हैं जिन पर ये आरोप है, अभी आरोप साबित नहीं हो, एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि इस आधार पर आप, ठीक है, आपकी बात मानी कि कांग्रेस ने महंगाई पर बात क्यों नहीं की, भ्रष्टाचार पर बात नहीं, हालांकि उनका कहना है कि उन्होंने की, लेकिन सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी तो प्राथमिकता बदलती हुई नजर आ रही है। नहीं, ये आपका आकलन ही ठीक नहीं है कि कोई प्राथमिकता हमारी बदल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी मुहिम चल रही है जी, महंगाई को लेकर पूरे देश भर में हमने आंदोलन किया है। और अब जब एक ऐसे सेंसिटिव इशू पर आप कमेंट कर रहे हैं और देश का गृह मंत्री बोल रहा है, दुनिया के अंदर पाकिस्तान को अलग थलग किया हुआ है, पाकिस्तान एक डिस्टर्ब कंट्री है, आपके बयान से जो सीमा के पार जो आतंकवादी हैं उनका मनोबल बढ़ रहा है। एलओसी पर हमारे जवानों के सिर काटे जा रहे हैं और देश का गृह मंत्री, जहां आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए, वहां आप एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिस बयान की वजह से बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि कार्यक्रम का समय सीमित रहेगा, बाकी मेहमानों से बात करेंगे, बहुत संक्षिप्त में, कि जो हमने शुरू में कहा कि 2014 में क्या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस से ये सलाह दी गई है और पार्टी ने क्या ये सलाह मानी है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ना है? देखिए, हिंदुत्व को परिभाषित सुप्रीम कोर्ट ने किया है, शायद आप उससे अलग हटकर उसको परिभाषा, राम मंदिर की अगर मैं बात करूं, नहीं, मंदिर, करोड़ों लोगों की आस्था है कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का मंदिर बने जी, और हमारा स्टैंड था, हमारा एक सेकंड हमारा स्टैंड था कि अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए थे और कोर्ट ने भी हमारे स्टैंड को विंडिकेट किया है जी। शेखर अय्यर जी, जो सवाल मैंने श्रीकांत जी से किया, क्या आपका तजुर्बा क्या कहता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में ये सीरियस मंथन चल रहा है कि एक बार फिर हिंदुत्व की तरफ लौटा जाए, राम मंदिर की तरफ लौटा जाए? क्या इन खबरों में कोई तथ्य है? देखिए, मुझे नहीं लगता ये कि ये कोई चुनाव एक इशू पे लड़ेंगे, वो नहीं चाहेंगे। ये मुझे लगता है ये मल्टी फोकस रहेगा, यानी कई मुद्दे पर रहेगा। और ये वाला मुद्दा जो है, ये तो कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में दिया है जी,
क्योंकि और ऐसे अगर हाथ में कोई इश्यू आ जाए, मुझे नहीं लगता बीजेपी उसका जिस तरह ओरिएंटेशन है इस मुद्दे को उस पर चुप रह सकते हैं जी। और ये मामला शिंदे की तरफ से हुआ है जी। अब बात ये है कि आज जो बॉयकॉट की बात है, अगर शिंदे अपॉलॉजी दे देंगे या एक बयान दे देंगे भाई हमने ये नहीं कहा, ये कहा, ये जो भी है, क्योंकि अभी तक शिंदे की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है जी। बस जितना आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि भाई अखबारों में जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं होम मिनिस्ट्री सोर्सेस को कोट करके कि कुछ लोग जो पकड़े गए, कुछ ये जो समझौता और मक्का जो ब्लास्ट में, उन लोगों को तालीम कहीं ना कहीं इनके दफ्तरों में हुए। लेकिन जो शिंदे की जो बयान है जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से भी थोड़ा सा ये किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट ये नहीं हुआ है। तो मामला मुझे लगता है कि सेशन से पहले एक गर्मा की मामला है। लेकिन चुनाव का अगर 2014 का देखा जाए, जब मोदी खुद गुजरात में चुनाव विकास पे लड़े और जब यंग वोटर्स की भी बात है, तो मुझे नहीं लगता कि एक इश्यू पे ये फोकस रखना चाहेंगे। जी, राकेश सिन्हा जी आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी ये अफोर्ड कर सकती है 2014 के लोकसभा चुनाव में कि वो राम मंदिर को मुद्दा बनाकर, अयोध्या को मुद्दा बनाकर या हिंदुत्व से जुड़े और इश्यूज को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ सकती है? देखिए, पहले उस पर आने से पहले मैं सिर्फ एक टिप्पणी करना चाहूँगा। जी। शिंदे साहब ने जो बयान दिया वो अप्रमाणिक बातों को लेकर, जो बातें अभी कोर्ट में सब जुडिस हैं, एक भी फैसला आज तक नहीं हुआ है जिसमें कोई एक हिंदू आतंकवादी सिद्ध हुआ है। और आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय फिनोमेना है। उसको एक छोटे स्तर पर किसी पूरे इतनी बड़ी समुदाय को जो सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है उसको आप आतंकवाद से जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही गंभीर मामला है। ये सिर्फ आरएसएस और बीजेपी का मामला नहीं है, पूरी सभ्यता और संस्कृति का मामला है। नहीं राकेश सिन्हा जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से सफाई आई कि सब आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जाता है। अगर आप हिंदू धर्म से नहीं जोड़ना चाहते हैं तो सब किसी और धर्म से। भारत में किसी ने नहीं जोड़ा है। जो इस्लामिक आतंकवाद या जिहादी आतंकवाद की बात है वो पश्चिम से आया है और पश्चिम के देश ने जोड़ा है, और भारत में उस फ्रेज को मीडिया ने यूज किया, इंटेलिजेंसिया ने यूज किया। भारत में ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, इसलिए गृह मंत्री को अपने बयान से वापस नहीं चाहिए। मुझे लगता है ये बयान उनका ऐसे दिया हुआ बयान नहीं है, ये एक प्लॉट है जो आरएसएस के कैडर्स को पहले तो करप्शन के मूवमेंट से दूर रखने के लिए ऐसे इश्यूज क्रिएट करो, ऐसा एक हवा क्रिएट कर दो। लेकिन मैं कहता हूँ काठ की हांडी चढ़े दूसरी बार, अब दूसरी बार वो चाहेंगे 2014 से डाइवर्ट करना नहीं हो पाएगा। जहाँ तक आप एजेंडे की बात कर रहे हैं, देखिए भगवान राम या उनका मंदिर इलेक्शन में रेफरेंडम का मुद्दा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। आस्था का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों मानता है कि भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसलिए सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने कहा था जब कोर्ट का डिसीजन आया था, ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार हुई। इसका साफ तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं एमिकेबल सॉल्यूशन होना चाहिए। मंदिर तो बन चुका है। लेकिन राकेश जी, जो मेरा जो सवाल था स्पेसिफिक वो ये था कि क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ये अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि गुजरात में भी अंततः नरेंद्र मोदी गुड गवर्नेंस के और विकास की बात करते हैं, हालांकि उस पर बहस हुई, उनके विकास पर सवाल उठे, वो अलग मसला है। लेकिन क्या 2014 में भारतीय जनता पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो राम मंदिर जैसे इमोशनल इशू पर चुनाव लड़े? आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, ये जो मुद्दा है इस चुनाव में, यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का यदि अलग मैनिफेस्टो आता है, एनडीए होते हुए यदि पार्टियां अलग मैनिफेस्टो लाती है, तो निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का उल्लेख होगा। यदि 96 के बाद लगातार इंडिया का मैनिफेस्टो आया, यदि इंडिया का मैनिफेस्टो आता है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। और आज की परिस्थिति में देखिए, कल्चरल नेशनलिज्म से या भगवान राम के मंदिर से विकास का कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन चूंकि एलाइज में जो सेकुलरिस्ट पॉलिटिक्स है उसमें भगवान राम का मंदिर बनना सांप्रदायिकता माना जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड सांप्रदायिकता माना जाता है, पूरे विश्व में यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप ये कह रहे कुल मिला के बहुत आसान नहीं होगा। मुझे लगता है जो चुनाव जो होगा ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर में जो करप्शन, ब्लैक मनी और मिसगवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 मुद्दे भी हिंदुत्व के मुद्दे हैं। ये कोई हिंदुत्व से बाहर के मुद्दे नहीं है। इन 4 मुद्दों पर ही मुख्यतः चुनाव होगा और मुझे लगता है ये 4 मुद्दों को ही सामने रखना चाहिए। जी, श्रीकांत जी, हालांकि शेखर अय्यर जी कहते हैं कि कई मुद्दे होंगे, लेकिन जिस तरह से सुशील कुमार शिंदे के बयान की बात करें, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं कि आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की, क्या आप ये कह सकते हैं कि हिंदुत्व कोई मुद्दा नहीं होगा, विकास होगा, बाकी जो मुद्दे हैं वो होंगे आने वाले वक्त में? देखिए, आने वाला चुनाव कांग्रेस का 10 साल का कुशासन और भाजपा शासित राज्यों का सुशासन, इस मुद्दे पर चुनाव होगा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 साल में सिर्फ कुशासन के अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हर मोर्चे पर विफल है। आर्थिक स्थिति देश की खराब हुई,
आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, मतलब पूरी तरह से महंगाई जी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। कांग्रेस पार्टी को जिस उम्मीद के साथ लोगों ने वोट दिया था, कांग्रेस पार्टी उस उम्मीद पर खरी नहीं है। 2009 में जो कमिटमेंट इन लोगों ने किए थे कि 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार को कम करेंगे, ब्लैक मनी को वापस लेकर आएंगे, ये सब अपने मुद्दों से मुकर रहे हैं जी। तो इसलिए आने वाला जो समय रहेगा, आने वाला चुनाव, यूपीए का कुशासन, भाजपा शासित राज्यों का सुशासन। आप देखिए केंद्र सरकार की विकास दर जी कहां पर है, भाजपा शासित राज्यों के साथ उसकी तुलना करिए। केंद्र की कृषि विकास दर 3 पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है और हमारे मध्य प्रदेश में 18.50 है जी, गुजरात में 11% है, छत्तीसगढ़ में 10% से ऊपर है जी। तो ये बेसिक मुद्दे हैं। भाजपा शासित राज्यों में अच्छी कानून व्यवस्था है, भाजपा शासित राज्यों में किसानों को 0% पे लोन मिल रहा है, भाजपा शासित राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर अपना काम कर रहा है, भाजपा शासित राज्यों में औद्योगिक विकास दर जी और कृषि विकास दर डबल डिजिट में काम कर जी। रही है। तो बेसिक मुद्दे ये रहने जी। शेखर अय्यर जी, कुल मिला के श्रीकांत जो कह रहे हैं कि बेसिकली मोटे तौर पर अगर उसको एक वर्ड में कहना चाहें तो गुड गवर्नेंस एक बड़ा मुद्दा होगा और उसमें फिर ये सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा तबका है जो ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी को जितना जल्दी हो सके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, उसको लेकर हालांकि कई अलाइज हैं जो परेशान हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर एक बड़ा तबका माना जाता है और नरेंद्र मोदी को पोस्टर बॉय माना जाता है हिंदुत्व का। तो आपको नहीं लगता है, और जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी खेमेबाजी गुटबाजी की जो बात होती है, कई बड़े नेता हैं जो दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के, तो वैसे में पार्टी को शायद एक इमोशनल इशू सूट करता है? देखिए, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, वही करते हैं जो उनको फायदा देता है। जी। दे डू व्हाट वर्क्स एंड व्हाट मैटर्स। जी। आपने देखा होगा 2009 में भी मंदिर बड़ा मुद्दा नहीं था। जी। अच्छा, जब अगर अलग घोषणा पत्र, जैसे ये कह रहे थे, अगर अलग घोषणा पत्र करेंगे तो उनको मेंशन करना, क्योंकि नहीं करेंगे तब भी मीडिया का फोकस है, भाई आपने इश्यू छोड़ दिया। और दूसरी बात जो है, जो बैठक को लेकर जो इतना चर्चा हुआ है, ये इनकी एनुअल एक्सरसाइज है। जी। तो कई इश्यूज जो हैं जिस पर लगातार आरएसएस और उनके जो एफिलिएट यूनिट्स हैं वो हमेशा उनका कार्यक्रम चलता है, जैसा गौ रक्षा, आपके ग्राम स्वराज, इनका अपना कार्यक्रम है। साथ साथ ये भी है बाकी लेकिन शायद लेकिन उसमें वो तोलते भी होंगे कि कौन सा मुद्दा। लेकिन देखिए, आज अगर जिस तरह बीजेपी की जो पोजीशनिंग है और विकास को लेकर, करप्शन इश्यू लेकर, उसमें मुझे नहीं लगता खुद वो मंदिर इश्यू या हिंदुत्व इश्यू को अपने आप को हाईजैक करने नहीं देंगे जी। क्योंकि बड़ा प्रैक्टिकल, क्योंकि जब मोदी को, जब जैसे आप बात कर रहे हैं, जब मोदी की गवर्नेंस एक फॉर्मूला है, एक मॉडल है सामने, उस समय ये करके क्यों डाइल्यूट करेंगे? जब क्योंकि जब देखिए, हिंदुत्व के लिए अलग से इनको करने की जरूरत नहीं है। जब मोदी जैसा नेता को आगे करेंगे, उसमें ही हिंदुत्व का ये उसमें जुड़ा हुआ है जी। तो अलग नहीं, इसके लिए अलग से इनको करना पड़े। जब ऐसा है, देखिए, जब आप एक बड़े डेजर्ट की चॉइस है, आप ज्यादा मीठा नहीं खा सकते हैं ना, तो फ्लेवर रहेगा। लेकिन मुझे लगता है ये अपने आप को इस तरह, क्योंकि आपने देखा होगा 2009 में एक बड़ा इनके लिए प्रॉब्लम हुआ, जब भड़काऊ भाषण को लेकर, जो वरुण गांधी के भाषण लेकर जब बीच में उनका प्रॉब्लम हो गया था। मुझे नहीं लगता इस बार इस तरह ये कोई हाईजैक होने देंगे, सारा इश्यूज रखेंगे और लेकिन फ्लेवर जहां जरूरत है वहाँ वो फ्लेवर भी रहेगा। तो कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि गठबंधन की राजनीति का जो दौर है और अभी जो राजनीतिक हालात हैं उसमें शायद ऐसा नहीं करेंगे। इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 2014 के लिए बीजेपी की जो चुनाव रणनीति बन रही है या जिसमें नेता लगे हुए हैं बीजेपी के, वो किस दिशा में जा रही है। राकेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। शेखर अय्यर जी मानते हैं कि आज का जो दौर है उसमें शायद बीजेपी के लिए ये संभव नहीं है कि वो पूरी तरह से हिंदुत्व के एजेंडे पर लौट आए। लेकिन जो श्रीकांत जी बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार की बात की और कई सारे इश्यूज़ की बात की जो अभी रिसेंट पास्ट में उठे हैं, जो बड़े इश्यूज बने हैं। लेकिन अगर आप देखें लोकपाल बिल का आंदोलन अगर आप देखें तो बीजेपी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ। भ्रष्टाचार के और इश्यूज को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर कर्नाटक में उन पर सवाल उठता है और कई सवाल उठते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इश्यूज हैं सरकार के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इश्यूज हैं, लेकिन क्या बीजेपी ये दावा कर सकती है कि बीजेपी ने माहौल देश में तैयार किया है?
ज्यादातर आंदोलन एनजीओज के हाथ में रहे। नहीं, देखिए, पार्टी सिस्टम से बाहर आंदोलन गया था, लेकिन बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता उस आंदोलन में थे, ये लोगों ने स्वीकार किया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में जो ध्रुवीकरण कांग्रेस क्या चाहती है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि भावनात्मक इशू पर ध्रुवीकरण हो, इसलिए बार बार भगवा आतंकवाद की बात कर रही है, वो उलझाने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस के इंटरेस्ट में है कि भ्रष्टाचार से, महंगाई से ध्यान हटे। जब मैं जो मानता हूं कि सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, नहीं होता है, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, भगवान राम के मंदिर की बात है, ये एक सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय है जो तभी होगा जब पार्लियामेंट में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत आए। जब तक स्पष्ट बहुमत नहीं आता है तब तक ये नहीं हो सकता है। इसलिए एक जनमत तैयार करना, जो शेखर अय्यर जी कह रहे थे, संघ परिवार के जो संगठन हैं देश भर में लगातार जनमत तैयार करते रहते हैं, उनके कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो सभी राजनीतिक मुद्दे बन जाएं। जहां तक इस चुनाव की बात है, मुझे लगता है यह चुनाव गवर्नेंस का जो मुद्दा है और जो लोगों की तकलीफ है, जो नव उदारवाद ने जो मिजरी पैदा की है, जो मध्यम वर्ग और जो नीचे के लोग, गरीब लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, जो उस मिजरी से परेशान हैं, उनको पोलराइज करना ही इससे बेहतर किसी भी लोकतंत्र में नहीं हो सकता कि लोगों के, आम लोगों और गरीब लोगों के मुद्दों पर चुनाव हो। श्रीकांत जी, जो सवाल मैंने राकेश जी से पूछा था, आपके अभी नए निर्वाचित अध्यक्ष हैं राजनाथ सिंह, लेकिन वो इसलिए अध्यक्ष बने क्योंकि नितिन गडकरी नहीं बन पाए, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पार्टी को फैसला लेना पड़ा, पार्टी डिफेंसिव में गई और उनको अध्यक्ष नहीं बनाया गया दूसरे एक बार फिर। मैंने कहा लोकपाल का आंदोलन देखें, दूसरे आंदोलन देखें, मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर संसद में ज़रूर आवाज़ गूंजी है आपकी, लेकिन जो सड़कों पर उतरकर विरोध की बात है, उन आंदोलनों का नेतृत्व बीजेपी के हाथ में नहीं था। और शायद कुछ जानकार मानते हैं कि शायद यही वजह है कि बीजेपी शायद इमोशनल इश्यूज़ की तरफ देख रही है। ये आप जो एक तो 4-5 आपके सवाल हैं, मुझे एक एक करके उसका जवाब देना है। पहला तो आपका जो आरोप है कि गडकरी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप, बताइए किसके आरोप थे? किसी कोई कोर्ट ने आरोप लगाए? मैं रिपोर्ट्स की बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब। सीएजी की कोई रिपोर्ट ने आरोप लगाए? किसी राज्य सरकार ने आरोप लगाए? किसी केंद्र सरकार ने आरोप लगाए? एक मीडिया हाउस के आरोप पर एक अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे अगला कार्यकाल नहीं चाहिए। लोकतंत्र में इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? वहीं कांग्रेस पार्टी एक कैबिनेट मंत्री को, तो आप ये कह रहे हैं कि पार्टी की मजबूरी नहीं थी? आप बात सुनिए। एक कैबिनेट मंत्री को आप सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में आप कैबिनेट से ड्रॉप कर देते हैं, उसी मंत्री को आप एक राज्य का मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये बीजेपी का लोकतंत्र है, ये बीजेपी पार्टी है। लोकायुक्त का आरोप लगा हमारे मुख्यमंत्री पर, हमने अपने मुख्यमंत्री को ड्रॉप कर दिया। वहीं कितने गंभीर आरोप कांग्रेस के लोगों पर है, खुद प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप हैं। कोल ब्लॉक आवंटन में प्रधानमंत्री सीधे आरोपी हैं और सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई किसको रिपोर्ट देगी? प्रधानमंत्री को। 2G स्पेक्ट्रम में चिदम्बरम दोषी हैं, लेकिन जेपीसी के सामने ना तो चिदम्बरम जाते हैं और ना ही प्रधानमंत्री जाते हैं। कॉमनवेल्थ में शीला जी दोषी हैं। कमेटी किसने बनाई? कमेटी बनाई मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, और कमेटी ने शीला जी को दोषी पाया। क्या शीला जी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के बाद डिस्कशन होना चाहिए। भ्रष्टाचार के विरोध में जो आंदोलन, जो लड़ाई की जो बात हो रही है, उसका नेतृत्व बीजेपी के हाथ में नहीं था। नहीं, मैं तो इसको भी मैं आपके नहीं ठीक मानता कि बीजेपी के नेतृत्व में वो नहीं था, बीजेपी के हाथ में नहीं था। 10 साल कांग्रेस का कुशासन है, देश में आक्रोश है, नौजवान आक्रोशित है, महंगाई से महिलाएं आक्रोशित हैं, तो लोग सड़कों पर आ रहे हैं। उनका नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। समाज में बहुत सामाजिक संगठन है जो इस तरह के आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली संसद में वो आवाज कौन उठा रहा है? संसद में तो बीजेपी आवाज उठा रही है ना। लोकपाल को लेकर कांग्रेस 2 साल से लोगों को गुमराह कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कठोर कानून बने। इसलिए पहले कुछ ना कुछ वो इस तरह का लीपापोती करते हैं। पहले कहा कि पीएम को लोकपाल के दायरे में नहीं आना चाहिए, अब सीबीआई को लोकपाल से अलग रखना चाहते हैं, सीबीआई को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि 10 साल का जो भ्रष्टाचार है वो सीबीआई के माध्यम से अपनी सरकार। चलिए श्रीकांत जी, लोकपाल पे तो अभी संसद में बहस होएगी, आने वाले सत्र में पास कराने की बात सरकार ने की है। लेकिन शेखर अय्यर जी, 2 सवाल जो मैंने श्रीकांत जी से भी पूछे थे, एक तो कि नितिन गडकरी जी ने पार्टी के हित में खुद ये फैसला लिया, उन पर कोई दबाव नहीं था, एक तो ये क्या ये बात सही है? और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि साहब मीडिया हाउस ने, जिन लोगों के हाथ में भ्रष्टाचार की लड़ाई थी वो कोई और थे, वो बीजेपी
नहीं थे और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होगी शायद। क्या आपको लगता है कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि जो एक इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी गुस्सा या आक्रोश है सड़कों पर जो लोग उतरे, उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल जाएगा, इसका भरोसा है बीजेपी को आज? देखिए, नितिन गडकरी उसी कारण से हटे जिस कारण को लेकर से जुड़ा हुआ सवाल आपने पूछा जी। वो नहीं चाहते थे, बाकी पार्टी लीडर्स भी नहीं चाहते थे। भाई अगर वो मान लीजिए सेकेंड टर्म मिल जाता तो फिर इश्यू वही था, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह इनकम टैक्स की इंक्वायरी शुरू हुई ठीक एक दिन पहले जी, और मीडिया को भी इन्फॉर्म किया गया, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि सरकार और कांग्रेस इसी इश्यू पर बीजेपी को पूरा घेर लेती जी, और नितिन गडकरी के लिए डे 1 से ये बड़ा प्रॉब्लम होता जी। और जैसे आपने कहा कि देखिए, करप्शन इश्यू को लेकर जिस तरह सड़क पे जो गुस्सा है वो गुस्सा एक एपॉलिटिकल था जी, क्योंकि जिस तरह, और आज अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए जो अगर प्रॉब्लम है, जब वो मूवमेंट पार्टी बन गया तब आप देख रहे हैं उतना नहीं सपोर्ट है जितना पहले जब मूवमेंट था जी। तो यानी जब एपॉलिटिकल मूवमेंट था और एपॉलिटिकल मूवमेंट का यही ये था कि वो स्पेस जो अपोजिशन को लेना था वो नहीं ले पाए जी। तो दोबारा जो कोशिश यही होगी कि पार्टी किसी तरह फोकस अपने आप, जो पिछले कुछ महीने अपने आप जो फोकस आ गई थी वो फिर दोबारा सरकार पे आए जी। कि जैसे श्रीकांत जी कह रहे थे भाई मेनली इलेक्शन इश्यू उसी पर होगा कि भाई 10 साल, क्योंकि सरकार भी उसी पर जाएगी चुनाव पे कि भाई हमने 10 साल ये हमारे अचीवमेंट्स है, जी। आधार कार्ड हो या तो कुल RTA मिला के हो। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि उन पर जो आरोप लगे हैं, एक तरह से एक वक्त में आरोप लगता था कि पॉलिसी पैरालिसिस है, आज उनको काम करके दिखाना है, अर्थव्यवस्था को सुधारना है, उसी तरह से मुख्य विपक्षी पार्टी के सामने भी चुनौती है कि जो जनता का गुस्सा है उसको अगर मतों में तब्दील करना है, वोट्स में तब्दील करना है, तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा ये देख रहे हैं कि जब से एक पॉलिटिकल मूवमेंट डिवाइड हो गया था, एक अन्ना हजारे की मूवमेंट और दूसरा अरविंद केजरीवाल की, तब कहीं ना कहीं फिर दोबारा एक वैक्यूम की परिस्थिति आ रही है जो बीजेपी चाहती है कि भाई अगर ऑल्टरनेटिव की बात किया जाए, विकल्प की बात किया जाए, वो बीजेपी होना चाहिए या बाकी ओपोजिशन पार्टीज होनी चाहिए। तो आगे हम जो आगे 2014 पहले यही कंपटीशन देखेंगे। एक तरफ फिर दोबारा ये जो मूवमेंट है वो भी दोबारा हम देख रहे हैं कि उसकी शुरुआत हो रही है, फिर अन्ना हजारे की तो बयान, के ये संघर्ष अभी चलेगा और शेखर अय्यर जी, शायद इस बहस को किसी तरह से समअप करना भी सही नहीं होगा, इस पर कोई टिप्पणी करनी भी सही नहीं होगी। जाहिर है कि सरकार की कोशिश होगी कि उसकी इमेज जितनी बेहतर हो सके वो हो, जितने काम वो 1 साल में कर सके वो हो, और जाहिर है कि मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की ये कोशिश होगी कि जितना हो सके सरकार को घेरे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया देश देशांतर में हिस्सा लेने के लिए। तो आज देश देशांतर में इतना ही, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।